एएसआई और वक्फ में संपत्तियों को लेकर जो विवाद है वो विवाद है क्या, उसे हम समझेंगे। क्योंकि वक्फ बिल पर जेपीसी में प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटेशन हो रही है, लेकिन इसका हल नहीं निकल पा रहा और ऊपर से सियासी भिड़ंत और शुरू हो गई है। न जाने क्यों वक्फ की संपत्तियों पर बात आती है तो मौलाना और कई सियासी पार्टियां तिलमिला उठती हैं। पर अब तो हद हो गई है। वक्फ विवाद में लाल किला, ताजमहल, चार मीनार तक के नाम को घसीटा जा रहा है। बीजेपी का कहना यह है कि वक्फ बिल बहाना है, मकसद मुस्लिमों को भड़काना है। तो वक्फ के समर्थकों का कहना है कि दिल्ली में ही वक्फ की 170 से ज्यादा संपत्तियां हैं जिन पर एएसआई का कब्जा है। मुगलों की संपत्ति एएसआई की कैसे हो गई? जेपीसी में बात निकली तो कुरान की आयतों तक की बात पहुंच गई। वक्फ बिल पर नए क्यूआर कोड अभियान को भी हम समझेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान बनेंगे, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वक्फ संशोधन बिल का बड़े पैमाने पर विरोध भी इस बीच शुरू हो गया है। कल जुमे की नमाज से पहले लखनऊ में मस्जिद के इमाम वक्फ संशोधन बिल की खामियां मुसलमानों को बताते हुए दिखे। ऐशबाग ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से क्यूआर कोड लगाया गया है। इसे स्कैन कर मुसलमानों से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की अपील की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम की ये खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर विरोध दर्ज कराने के लिए आज जुमे की नमाज में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने खुतबे से पहले लोगों को समझाया और ईदगाह में एक क्यूआर कोड लगाया गया है जिसको स्कैन करके लोग अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साहब हैं। आज जो क्यूआर कोड लगाया गया है, किस तरीके से इसमें दर्ज कराया जाएगा, क्या कुछ है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में क्यूआर कोड ये बना करके पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील की है कि जुमे की नमाज के बाद इसको मसाजिद के बाहर लगाएं और लोग अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा जेपीसी तक पहुँचें, भेजें, जिससे कि जो अमेंडमेंट है इनका रास्ता रोका जा सके। क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है वो हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि बाय एंड लार्ज ये अमेंडमेंट वक्फ के हक़ में नहीं है बल्कि उसके खिलाफ है। जेपीसी के चेयरमैन ने भी आप लोगों से मुलाकात की थी, बहुत सी बात उन्होंने कही थी कि आप लोगों के हक में इसका ध्यान रखा जाएगा। अभी तक क्या लगता है, कुछ बात बनी उसके ऊपर? देखिए, हम लोगों ने भी डिटेल्ड मेमोरेंडम जेपीसी को के चेयरमैन साहब को दिया है और अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसमें ये बात वाजे की है कि ये इन अमेंडमेंट से औकाफ को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा और ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 को भी वायलेट करते हैं। देखिए, हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये क्यूआर कोड स्कैनर यहाँ के ऊपर लगाया गया है। मस्जिद के पास ही ये लगा हुआ है। नमाज पढ़ने के बाद तमाम नमाजी जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग दर्ज करा रहे हैं अपना अपना विरोध, इसमें जो है वो दर्ज करा रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, नमाज के बाद लोग यहाँ पर पहुँच के अपना अपना विरोध जो है स्कैन करके दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए। मौलाना सुफियान निजामी साहब हैं। आज ये स्कैन लगाया गया है, कैसे लोगों को समझा रहे हैं, इसमें क्या कुछ चीजें हैं? नहीं, देखिए, ये आपको पता है कि वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे मुल्क में मुसलमान मुजाहिरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जो कानूनी तौर पर उनको हक दिया है। और उस हक में यह है कि अभी फ़िलहाल एहतजाजन क्यूआर कोड के ज़रिए से अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बात कही है कि आप अपनी राय का इजहार करें, हमें राय भेजें। और आम मुसलमान चूँकि राय भेजने से वाकिफ़ नहीं है कि वो किस तरह उसको राय भेजनी है, किस तरह मेल करना है, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए एक क्यूआर कोड जारी किया है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऑलरेडी उस जीमेल पर जाकर अपनी राय आसानी के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि हमारे शरीयत का मामला है, हमारी मजहबी आज़ादी का मामला है, हमारी औकाफ का मामला है। हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ किया है वो इसलिए नहीं किया है कि कोई सरकार आए और उस पर कोई कानून बनाकर उस तमाम प्रॉपर्टी को हथियाने का काम कर ले। इसलिए ये हमारी जायदाद है, हमारे बुजुर्गों की जायदाद है और ये जायदाद हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, दरगाहों के लिए वक्फ की गई है और इस पर किसी भी तरीके का समझौता किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। आप देखिए, तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जो स्कैन भी कर रहे थे। आपने स्कैन किया भी? तो एएसआई और वक्फ के बीच ये विवाद है और जेपीसी जो बैठी थी वक्फ संशोधन एक्ट पर, उसमें ये विवाद देखने को मिला। एएसआई का ये कहना है कि प्रॉपर्टी उनकी है, वक्फ अपना हक जताता है।
वक्फ कहता है कि कई प्रॉपर्टीज हमारी हैं, वो एएसआई ने उस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। एएसआई क्या कह रहा है, उनका तर्क पहले हम जानेंगे, वो देखिए। ऐसे संपत्ति जो एएसआई आज़ादी से पहले से भी प्रोटेक्टेड करता आ रहा है, उसको भी लेकर के उन्होंने बता दिया कि वक्फ बोर्ड का है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि एएसआई जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड हैं, कुछ मॉन्यूमेंट 1920 में प्रोटेक्टेड भी हैं, जैसे आगरा का ताजमहल। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट जो है वो आज़ादी से पहले ही प्रोटेक्ट हो गए। मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो इस तरह के क्लेम करते हैं वो लिस्ट देखी नहीं है। आप अगर पूरे नोटिफिकेशन की लिस्ट देखें तो ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है उसमें, ईयर ऑफ प्रोटेक्शन है उसमें। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि जो आज़ादी से पहले के मॉन्यूमेंट, आप देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1862 में हुई। ये सबसे पुराना विभाग है इस देश का। और उसके बाद जब मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 1947 से पहले के मॉन्यूमेंट पे एएसआई ने कभी कोई क्लेम नहीं किया। एएसआई का कोई ऐसा इरादा नहीं है। जो हाँ, एएसआई को जहाँ लगता है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए वो 1947 के बाद भी जारी रहा। और 1900 आप एक बार लिस्ट निकाल के देख सकते हैं कि कितने 1947 से पहले के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कितने 1947 के बाद के। बजाय मैं कहूँगा कि 1947 के बाद कम मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट हुए हैं बजाय 1947 से पहले जो ब्रिटिश पीरियड में प्रोटेक्शन हुए। तो ये बिल्कुल सच नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो भी मॉन्यूमेंट अंडर द एक्ट पहले जो है, क्योंकि 1958 से पहले भी एक्ट है, 1904 का एक्ट है, 1958 में ये पुराने जो एक्ट थे वो सब रिपील हो गए। तो ऑटोमेटिकली उस जो रिपील हो गए तो सारे मॉन्यूमेंट 1958 एक्ट के तहत प्रोटेक्शन में आएंगे। ये लोगों का एक भ्रम है, क्योंकि एक्ट में 1958 का एक्ट हम लगाते हैं तो शायद ये भ्रम उनको हो कि क्योंकि 58 के तहत है ये प्रोटेक्शन में है, इसलिए आज़ादी से पहले के मॉन्यूमेंट नहीं आ सकते हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी के पहले कौन से एक्ट, कौन से प्रावधान से, कौन से एक्ट थे जिसके तहत ये मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन हुए। आज इस डिबेट के सवाल क्या हैं, वो मैं सवाल पहले आपके सामने रखता हूं, फिर अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर जो ये बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या सवाल आज हैं इस डिबेट के, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला सवाल यह है कि जो जेपीसी है उसमें प्रॉपर्टी विवाद पर वक्फ और एएसआई क्यों आखिरकार भिड़ गए। वक्फ और एएसआई के बीच संपत्ति विवाद क्यों है और संपत्ति विवाद क्या है, इसको भी हम जानेंगे। क्या वक्फ के कब्जे में है एएसआई की संपत्ति, या फिर एएसआई जता रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी पर हक। ये दोनों सवाल हैं, क्योंकि एक पक्ष कुछ कहता है, दूसरा पक्ष कुछ कहता है। अब वक्फ विवाद में लाल किला, ताजमहल और चार मीनार का नाम क्यों आ रहा है। और एक और सवाल, क्या जेपीसी में बनेगी वक्फ संशोधन एक्ट पर बात। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। मेरे साथ अभी दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, और अजय वर्मा जी जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, और डॉक्टर वसंत शिंदे भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं जो कि सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और अब से कुछ देर में जावेद अहमद साहब भी जुड़ेंगे जो कि चेयरमैन हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के। अजय वर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले ये विवाद है क्या, जब से सरकार वक्फ संशोधन एक्ट लेकर आई है, अमेंडमेंट बिल लेकर आई है, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि यह विवाद बढ़ता जा रहा है। एक अजीब सा डर फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए जेपीसी बनाई गई कि एक शायद कुछ बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन वहां पर भी तेरी संपत्ति मेरी संपत्ति हो रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि जेपीसी की चौथी बैठक हो चुकी है। अच्छा, जब किसी चीज की नीति और नियत सरकार की या करने वाले की सही हो तो वो काम बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब नीति और नियति खराब हो और जिसका बेस ही उस आधार पे रखा गया हो, वरना तो ये संसद में क्यों नहीं पास हो जाता, क्योंकि इसमें नीति भी खराब है और नियत भी खराब है। अब जो एएसआई और उसका आप अभी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो कहते हैं साहब 132 जो है संपत्तियों का मामला अटका हुआ है, जबकि वो कहते हैं संजय सिंह के सांसद, और बल्कि मैं भी पढ़ रहा था कि 172 तो दिल्ली में ये एएसआई ने कब्जे कर रखे हैं, तो पूरा देश तो और तरफ पड़ा हुआ है। बेसिकली क्या है इसको समझने की एडिटर महोदय, देश की सरकार वक्फ का बहाना लेकर और वक्फ की संपत्तियों को अपने परम मित्रों को देना चाहती है, अडानी साहब को और लोगों को। क्यों देना चाहती है, इसका भी थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए। मैं बिना बेस के बात नहीं करता, बहाना वक्फ है और फायदा यारों को, मित्रों को फायदा पहुंचाना है। देखिए,
अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, भगवान श्री राम को हम नमस्कार करते हैं। उसका एक 6 किलोमीटर के रेडियस में कहा था कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी जहां होगा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर का मूवमेंट। देश में इसकी बड़ी व्यवस्था चल रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार के राक्षस ने उसकी कलई, जब पानी बरसा, वहां की मूर्तियां गिर रही, सड़कें बैठ रही हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है। और अयोध्या कॉरिडोर में जो कैग ने रिपोर्ट दी थी, कितना बड़ा घोटाला था। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा, उससे पहले अयोध्या के चंदे के नाम पे बीजेपी के लोग पकड़े गए। उसके पहले वहां जमीन खरीद फरोख्त में बीजेपी के लोगों ने और सरकार के लोगों ने बहुत पैसा, ये मैं नहीं कह रहा कि वहां के कागज हैं, आंकड़े हैं, समय समय पर आपके टीवी में भी दिखाया, लोग भी कहते हैं। अब अभी अयोध्या में ताजा 13,383 वर्ग मीटर एकड़ जमीन देश की सरकार ने अडानी साहब को, अपने परम मित्र को, आर्मी की जो जमीन पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने आर्मी के लिए दी थी, उसका डी नोटिफिकेशन बाबा से कराकर, आर्मी की अनुमति करा के, और वो जमीन जो है श्री श्री रविशंकर और श्री बाबा रामदेव और अडानी, 95% तो अडानी साहब को दी गई है। गगनचुंबी इमारत, टाउनशिप और बिल्डिंग्स और सारे कंस्ट्रक्शन और अपनी यूनिट बनाने के लिए 6 किलोमीटर रेडियस में, और बाकी बाबा और उसके नाम पे दी गई है। तो जब ये मनसा पहले तो थी नहीं बताई, किस तरह से भगवान श्री राम के साथ भी धोखा कर रहे हैं। हालांकि भगवान श्री राम ने चुनावों में इनमें शपथ लगाया। अब ऐसे ही ये चाहते हैं कि वक्फ की संपत्ति को भारत में अगर आप कैलकुलेशन करें, अब अगर तो एक बात बताइए ना, अब अगर वक्फ जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी या फिर वो प्राचीन धरोहर हैं, उनको भी अगर अपना बताने लगे तो क्या होगा? क्योंकि 2018 में ऐसा ही हुआ था, एक केस पहुंचा था कोर्ट में जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कह दिया था कि ताजमहल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। देखिए, ये तो मैं, आप समझे नहीं, मैं अभी आपके चैनल को ये कहने लगूं कि इसका मालिक मैं हूं, तो मुझे लोकतंत्र में अधिकार तो है, लेकिन झूठ बोलने का अधिकार नहीं है किसी को भी। मालिक तो जो है वही रहेंगे, और जिसका मालिक है वो। अगर मैं कोर्ट भी चला गया तो कहेंगे लाइए कागजात दिखाइए, मालिकाना हक दिखाइए। तो वक्फ की जो संपत्ति है, कभी आपने बेसिक सोचा है कि वक्फ की संपत्ति आई कहां से? वक्फ की संपत्ति को सरकार ने किसी को भीख में जमीन नहीं दी है, बल्कि वक्फ में जिन लोगों की जमीन थी, जो बाहर चले गए, शत्रु संपत्ति कह लो, या यहाँ से जब डिवाइडेशन हुआ, उनकी जो संपत्ति यहाँ थी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, या और यहाँ की जो मुस्लिम थे, वो उसको दान करके उन्होंने वक्फ की, चाहे वो 1 एकड़ जमीन है, चाहे वो 1000 एकड़ है, चाहे वो 1 लाख एकड़ जमीन है, वो दे दी गई। अब वक्फ की संपत्ति पर जब कुछ जगह एएसआई ने जैसे कब्जा कर रखा है, कुछ जगह वक्फ ने कब्जा कर रखा है, ये आपकी रिपोर्ट बता रही है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है? सरकार क्यों डर रही है एक्चुअल फैक्ट कराने से? सरकार के पास तो एजेंसी है, ताकत है, पावर है, सत्ता है, पैसा है। विजय शर्मा जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। 10 सेकंड में फाइनल कर रहा हूं मनोज। ठीक है, बोलिए। सरकार ने परम मित्रों को ये जमीन देने का टारगेट है। आप और हम फिर चैनल पे बैठेंगे, वक्फ की सारी जमीन लेकर और उसका चिन्हित कर ये अपने 4-5 उन मित्रों को, जैसे हिटलर भी यही काम जर्मन में करा करता था 1932 से 1945 में। आप पढ़ लीजिए, उसमें एक शिडलर्स, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट रहा है जर्मन का, शिडलर्स, एक पिक्चर भी आई थी द शिडलर्स लिस्ट। शिडलर्स को सरकार ने तोफ खाने, स्टील फैक्ट्री और जितनी प्रॉपर्टी होती थी वो सारी दे दी थी। तो हमारे यहाँ भी। अब वर्मा जी आप बोल लीजिए, शर्मा जी की सुन लीजिए। अब आपने बोल लिया, अब शर्मा जी को बोलने दीजिए। विजय शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वर्मा जी के आरोप आपने सुन लिए सारे। वो एक पॉइंट अगर मैं उन सारे आरोपों पर समझ पाया हूँ, संपत्ति विवाद, सारी चीजें, वो कुल मिलाकर घोल कर ये बात कह रहे हैं कि भाई आपकी नजर, बीजेपी की नजर है, सरकार की नजर है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, इसलिए बिल लेकर आए हैं ताकि उस पर आप लोग कब्जा जमा लें। देखिए अजय जी, मेरे ख्याल से तैयारी करके नहीं आए। मैं बेसिकली बता दूं, इनको ये भी नहीं पता कि वक्फ कब बना और कब से संपत्ति आई। जो बांग्लादेश में चले गए, पाकिस्तान में चले गए, उनसे वक्फ की संपत्ति और ये वो वहां से शुरुआत नहीं हुई, ये मुगल काल से शुरुआत हुई है इसकी। और बात ये नहीं है। अब एक बात ये हो गई, दूसरी मैं अजय जी को बता दूं कि इन्होंने कोरी जितनी झूठी इधर की उधर की जलेबी बना दी, ये मतलब की बात पे कहीं नहीं आए। अजय जी से मैं एक सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ। आप मुझे बताइए 2014 में 7 मार्च को क्या लगता है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और 6 मार्च को हमारे मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो एक नोटिफिकेशन जारी करके लुटियंस जोन की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। भाई ये क्या है?
इससे पता लगता है कि आप तुष्टीकरण में इतनी तरह से डूब गए हो, आप भूल गए हो कि देश की प्रॉपर्टी क्या है। आपके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, आपके लिए वही है हिंदू मुस्लिम, आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। और ये 123 प्रॉपर्टी कहाँ थी, आप मुझे बताइए। ये मिंटो रोड के ऊपर थी, ये लोधी रोड के ऊपर थी, कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी। मनोज जी लिस्ट ले लेना, इनसे 123 प्रॉपर्टी की सूची ले लेना। आज सूची भी दे दूंगा मैं आपको, और आपको नोटिफिकेशन भी दे दूंगा मैं। एक दिन मेरे पास सब है, नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आप बीच में टोका टाकी मत करिए। मैंने आपकी बड़ी शांति से आपका भाषण सुना, मैंने किस तरह की आप अडानी पे अंबानी पे दुनिया भर पे घूम गए, लेकिन मतलब की बात आपने कोई नहीं आप अपनी तो मतलब की छुपाना चाहते हैं, पूरे देश को पता है। तेज बोलो, जोर से बोलो, बार-बार बोलो, सुबह बोलो, तो मुंह की बीमारी है क्या? बोलो। आपकी मैं शायद नहीं सुनी थी कि आपकी बातें बायोलॉजिकल, मैं शायद बायोलॉजिकल सुनी है बातें। तो मैं सोचता था कि मेरी माता ने मुझे अरे रोहित जी इनको चुप कराइए ना, इनको अरे सुनिए ना अजय जी, जब आप बोल रहे थे तो वो फिर सुन रहे थे, आप थोड़ा सा सुनिए, आप उनको भी सुनिए। आपने दुनिया जहां का झूठ बोला, मैंने कुछ बोला क्या बीच में? मैंने नहीं रोका ना। आप मुझे जवाब दीजिए, तथ्य के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा मनमोहन सरकार का, मनमोहन सिंह ने जो कुछ चंद घंटे पहले भेजा था। और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ 4 लाख एकड़ जमीन आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई 2013 में। 1995 में आपको असीमित अधिकार दे दिए गए, क्योंकि 2013 में भी आपकी कांग्रेस की सरकार थी, 1995 में भी कांग्रेस सरकार थी। भाई क्यों दे दिए? जब कहाँ ये चुप थे, ये जो उलेमा और ये मौलवी नकली घूम रहे हैं, जब कहाँ थे ये कि किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर वक़्फ़ दावा करें तो उसी आदमी को प्रूव करना पड़ेगा और वो कोर्ट नहीं जा सकता है। ये देश संविधान से चलेगा या वक्फ बोर्ड के कानून से चलेगा? कैसी बातें, घृणित बातें करते हो आप आके। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, पहला हक मुसलमानों का है। आपके दिग्विजय सिंह बोलते हैं ना, आपके राहुल गांधी जी बोलते हैं ना। ठीक है, तो आप बातें संविधान की करते हो, संविधान की कॉपी लेके चलते हो, संविधान को अपमानित करने का आप काम करते हो, ऑर्डिनेंस आप फाड़ देते हो, आप उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने चले हो। अरे आप मुझे बताइए, जहां मंत्री परिषद ने पास किया ऑर्डिनेंस उसको फाड़ देते हो, उस आदमी से अपेक्षा करते हो। आपने कोई मतलब की तथ्य की बात की हो तो मैं आपका जवाब दूं, आपने तो यहाँ की दे दी, वहां की दे दी। आप मुझे बताइए, जो सर्वे है ये जो विभाग है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है, कहाँ की है? पाकिस्तान की है क्या? वो उनकी अपनी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी मांग रहे हैं क्या? तो उनपे भी उनके हक हो गए। अभी मैंने देखा था टीवी एक चैनल पे कि एक गांव 110 साल पुराना है, वहां जाके वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये प्रॉपर्टी खाली करो 1.5 महीने के अंदर। तो इस तरह से थोड़ी देश चलता है। अभी आप कह रहे हो कि ये पास नहीं करा पाए। आप कभी चीखते हो, रोते हो, पीटते हो, छाती पीटते हो कि जो मोदी जी जो है उसको पास करा लेते हैं बिल्कुल लोकसभा में चर्चा किए बगैर। अब हम चर्चा करवा रहे हैं, जेपीसी में हमने भेज दिया उसको। सबके जितने भी जो लोग हैं, आप अपने ऐतराज दाखिल कीजिए ना, उसके बाद में बहुमत से आएगा फैसला। तो आपको डरने की क्या जरूरत है? ठीक है, जेपीसी ठीक है। कौन सी जांच एजेंसी, आप मुझे बताइए। हाँ ठीक है, चलिए मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, 2 मेहमान और जुड़ गए हैं मेरे साथ। जावेद अहमद साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के। आपका स्वागत है जावेद साहब। और डॉक्टर वसंत शिंदे भी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शिंदे, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं मतलब ये समझना चाह रहा हूं कि ये कब्जे वाली बात कैसे, मतलब वक्फ कह रहा है, संजय सिंह कह रहे हैं कि 172 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो दिल्ली में ही हैं जो कि एएसआई ने वक्फ की कब्जा रखी हैं। ये कैसे कब्जा, क्या कब्जा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। किस तरीके से कब्जा रखा है, किस कब्जे की बात कर रहे हैं, कैसा होता है? नमस्ते। मैं बहुत खुश हो गया कि इसके ऊपर कुछ डिबेट हो रहा है सर। आज तक इसके ऊपर कोई डिबेट हुआ ही नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ जानकारी लोगों तक पहुंचा नहीं पाए थे। जी जी जी। मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में काफी फील्ड वर्क किया है। अब जब मैं फील्ड वर्क करता था तो काफी जो मॉन्यूमेंट्स है, साइट्स है, वो ऐसी जगह है कि जिसको वक्फ बोर्ड बोलता है ये हमारी जमीन है। और जो साइट्स है, कुछ हड़प्पन साइट्स है जो लगभग 4,500 साल पुरानी साइट्स है वहां पे।
तो वहां पे वक्फ बोर्ड का क्लेम कैसा हो सकता है? और जहां जहां वक्फ बोर्ड क्लेम करते हैं कि यहाँ पे हमारी जमीन है और वहां पे मॉन्यूमेंट है, वो हजारों साल से मॉन्यूमेंट वहां पे है। तो लीगली द एरिया दैट इज देयर इन फैक्ट अराउंड द मॉन्यूमेंट दैट बिलोंग्स टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कोई क्लियर है। लेकिन इसके ऊपर किसी ने ना बहस की, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ। अच्छा, मतलब इसीलिए इसको कब्जा कहते हैं। मतलब वक्फ कहता है कि 4,500 साल पुरानी प्रॉपर्टी जो हमारी है, लेकिन वो जो टेक्निकली और प्रैक्टिकली वो एएसआई की है, तो इसी को कब्जा कहता है वक्फ, ये कह रहे हैं? नहीं तो गलत है, नहीं तो उल्टा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, कब्जा इसी को कह रहे हैं। हाँ, वो तो उल्टा बोल रहे हैं, तो गलत बोल रहे हैं ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ। और जो मॉन्यूमेंट्स है, जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, इवन रेड फोर्ट है, वो लगभग 1000 साल पुराना है। रेड फोर्ट के वो हिस्ट्री देख लीजिए आप। तो क्या 1000 साल पहले क्या ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी क्या? कुछ उसका कुछ ये है क्या जो जिसको हम रिकॉर्ड बोलेंगे, वो है क्या उसके पास? नहीं है। ना किसी ने, ना कोर्ट में जो हमारे भाई साहब बता रहे थे शर्मा जी, ना गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना के रखा है कि कोई भी खिलाफ, अगर वक्फ बोर्ड बोलता है ये हमारी जमीन है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कैसा कानून हो गया है? ये तो गलत है। तो इसलिए ये प्रॉपर इसके ऊपर संशोधन होना चाहिए, और जो बाकायदा जो कुछ लीगली हो जाएगा उसको सबको मानना चाहिए। ये मेरा इसका ये कहना ये है मेरा। ठीक है, मैं जावेद अहमद साहब के पास चल रहा हूँ। जावेद साहब, मैंने शिंदे साहब को तो सुन लिया, मैं आपका पक्ष भी सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी ओर से भी ये कहा जा रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी पर एएसआई का कब्जा है। किस कब्जे की बात आप लोग करते हैं? किस कब्जे की बात वक्फ बोर्ड करता है जब इस तरह की बातें जेपीसी में होती हैं? आप बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना सवाल दुरुस्त करें। आप सवाल ही नहीं है आपका। सवाल आपका ये होना चाहिए कि वक्फ की संपत्तियों पे सरकार का अधिग्रहण कैसे, या सरकार के भूमि पे वक्फ की संपत्तियों का अधिग्रहण कैसे, ये सवाल है आपका। लेकिन मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। ये आपने ये पूछा है कि एएसआई की बात कर रहे हैं। एएसआई सरकार से और संविधान से बात तो है नहीं। तो मुझे सुनिए, मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा जो सरकार या चुनी हुई सरकार जो सिस्टम है, वो अपने वक्फ एक्ट अधिनियम के तहत वो रखता है, रख रखाव करता है। साथ ही साथ जो वक्फ में अमेंडमेंट होते हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब होते रहते हैं। जैसे 2013 में हुआ, अब एक नई बिल आई है। इस बिल का जो स्वरूप है वो एक बहस में है, और उसी डोमेन में आप बात कर रहे हैं। वक्फ एक बहुत ही प्राचीन संपत्ति जो मुसलमान या उसके इस्लाम के मानने वालों की दान की हुई संपत्ति है। 1923 में, 1954 में, 1995 और 2013 का अमेंडमेंट एक्ट है, जो एक संबद्ध है। अब इसमें तब्दील आई है, जिससे है कि वक्फ की संपत्तियां इतना, तो ये एक डायनेमिक प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कि आपके फोरफादर ने कोई संपत्ति दान की रिफाई और फलाई काम के लिए, और वो मुस्लिम धर्म के मानने वालों की, तो वक्फ संपत्ति के लिए बकायदे आते हैं, लेखा जोखा है और क्रिया होता है। जैसे डिप्टी कमिश्नर, सर्वे डिप्टी कमिश्नर, डीएम या जिलाधिकारी, कलेक्टर कह सकते हैं, वो सर्वे करके आइडेंटिफाई करके गजट करता है। उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। विक व्यवस्था का सुदृढ़ हिसाब किताब है। अब सरकार ये कह रही है कि जिलाधिकारी को अख्तियार होगा कि वो किसी भी संपत्ति को सरकारी या वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, टाइटल सूट है वो जुडिशरी, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, अधिकारी को ये हक पूरे हिंदुस्तान में नहीं, आइन में, और अगर ये कानून बनता है मेल के लिए भी बनेगा, फिर मुस्लिम या हिंदू नहीं, किसी भी जमीन का वो मालिक होगा। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कलेक्टर जो होता है, उसकी कीपिंग रिकॉर्ड का वो इंचार्ज होता है जिले में। वक्फ संपत्ति है, रेल की संपत्ति है, सेना की, तमाम ऐसे विभाग 36 हैं जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में कीप होता है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विवाद इसमें कोई नहीं है। विवाद सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी मजहब के मानने की दान की हुई संपत्तियों का प्राइवेट अफेयर में सरकार अगर दखल देती है, तो डेफिनेटली बहस का और चर्चा है, जो हो रही है, होना भी चाहिए। इसी तरह मजहब के मानने वाले जो हैं, सिख हैं, या हिंदू धर्म के मानने वाले इंडोमेंट प्रॉपर्टी ट्रस्ट के जरिए होता है। जैन के यहाँ भी है, तमाम लोगों के पास है। अब इससे बहस चल रही है। सरकार ने जेपीसी बनाया है,
सरकार ने सुझाव मांगा, अभी 13.5 लाख तक सुझाव आए हैं। मुझे लगता है कि 13 तारीख तक कुछ और सुझाव आएंगे। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो एक नरेटिव गलत है, जैसे कोई आपका इस पैनल में कोई कह रहे थे कि जहां भी चाहेंगे जैसा भी चाहेंगे हो जाता है, ये मिथ है, ये भ्रमिक है। मैं एक गांव बताऊं, आप सुनिए, उससे आप बहुत क्लियर हो जाएगा। ताजमहल के शाहजहां के दौर का ये वक्फ प्रॉपर्टी है, एएसआई का भी दावा है, सुप्रीम कोर्ट में जेरे बहस है। इसमें 12 ऐसे गांव हैं जो इसका वक्फनामे में लिखा हुआ है कि इस ताजमहल के धरोहर से अगर कोई भी अर्जित होता है, इनकम होता है, इन गांवों के लोगों को दिया जाएगा। उसमें ये नहीं लिखा कि हिंदू मुसलमान को दिया जाएगा, उस गांव में जो भी निवास होता है उसको दिया जाएगा। इसी तरह नूह में एक गांव है, पूरा कस्बा है, शहर है, बसा हुआ वक्फ की संपत्ति पे है। साउथ में 8 ऐसे गांव हैं जो 1847 में एक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में जारी हुआ था, जो मुस्लिम दंपतियों ने वक्फ किया है और गांव में गैर मुस्लिम रहते हैं। तो ये एक साझा विरासत है, ये बहस की बात नहीं है। हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर कोई बात तथ्य आया है तो सामने में हेल्दी बहस होनी चाहिए। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, जमीन रह जाएगी, लोग चले जाएंगे, और वक्फ संपत्ति डायनेमिक है, ये बढ़ती रहेगी। और जी मेरा सवाल ये है कि मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी। यहाँ पर मैंने जो वक्फ की तरफ से बात रखी जा रही थी उसको भी सुना, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। डॉक्टर वसंत शिंदे को मैंने सुना, वो भी उनका ये कहना है, जो अपनी बात उन्होंने रखी है। लेकिन सवाल ये है कि क्लैरिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि जो लड़ाई हुई जेपीसी की बैठक में, जो बहसी हुई, वो इसी को लेकर थी कि तेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। एएसआई की तरफ से कहा गया कि 132 से ज़्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जिसको वक्फ अपनी बताता है, और वक्फ कहता है कि हमारी बहुत सारी संपत्ति जिसको एएसआई। इसको क्लैरिटी कैसे मिलेगी, मेरा ये सवाल। देखिए ऐसा है कि ये चीजें खत्म करने के लिए ही हम जो है ये कानून लाए हैं। पहले सुनने का, सुनाने का और कहीं भी अपना पक्ष रखने का अधिकार ही नहीं था, कोर्ट में ही नहीं जा सकते थे। आप वक्फ ने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी, तो आप फिर आप जाइए, आप वक्फ का जो बोर्ड था वहीं आप जाइए, कलेक्टर ही उसका वो होता था, सीईओ होता था, वही बोर्ड का वो मालिक होता था, वहां रखना पड़ता था सारा पक्ष। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब पेपर देखे जाएंगे जो जेपीसी में जितने सुझाव आए हैं, उनके आधार पर इसके अंदर सुधार किए जाएंगे वक्फ कानून के अंदर, और फिर एक पारदर्शी कानून के तहत, संविधान के तहत, संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। ये वक्फ बोर्ड जो है वो संविधान से ऊपर नहीं है। आज आप मुझे देश में बताइए, रेलवे और रक्षा को छोड़ने से तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है कि नहीं? आप मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? और एक ये ऐसी वो है कि मैं आपको आंकड़े गिनाऊं तो इसे सारा डिबेट उसी में चली जाएगी कि साल दर साल इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, दानदाताओं के कहीं नाम निशान ही नहीं है, जहां मर्जी ये क्लेम कर देते हैं। तो भाई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना कानून के अंदर, सबको एक अधिकार मिलना चाहिए। तो जेपीसी के अंदर गई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, उसके अंदर सभी दलों के प्रतिनिधि हैं, सबसे सुझाव मांगे गए हैं। लेकिन सिर्फ क्लेम से बात थोड़ी ना होगी। अगर वो क्लेम कर दे तो बात कैसे? उनको तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि वो उनका क्लेम क्या है, उसके पीछे क्या उनका ठोस दावा है। क्लेम से प्रॉपर्टी हो जाती है क्या? नहीं, अभी तक तो यही कर दिया ना इन्होंने। 1995 में कांग्रेस सरकार में, 2013 में तो यही था। ये तो सबको पता है ना, सारे लोग इससे त्रस्त थे। मैंने बताया ना, अभी ये महाशय मांग रहे थे जो 123 प्रॉपर्टी की जो वो थी, मात्र कुछ चंद घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी करते हैं मनमोहन सिंह जी। 123 का 124 है वो, चलो मैं 123 बताता हूँ। 123 प्रॉपर्टी वक्फ को ट्रांसफर कर दी जाती है। भाई ये कैसा कानून है? आप कैसे दे सकते हो यहाँ की प्रॉपर्टी, और इतनी महंगी जो है प्रॉपर्टी आप दे रहे हो? तो इसलिए ये सब चीजें खत्म होगी। जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है उसका पटापेक्ष होना बहुत जरूरी था, वो हो चुका है। अब कोई गैर कानूनी तरीके से और किसी को भी गैर कानूनी मतलब क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है, या फिर वोट बैंक इसमें दिख रहा है? इसलिए आपको क्या लग रहा है? फिर मैं इस पे अजय जी के पास जाऊंगा। विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण, अपीजमेंट जो है, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रहा है। वो पूरी तरह से जो है गैर कानूनी तरीके से हाथ में संविधान और गैर संविधान को जो है कमजोर करने वाली बातें कर रहा है। ये संवैधानिक जो बातें नहीं हो सकती कि आपको अधिकार ही ना दिए जाए कि आप कोर्ट में जा सके, अपना पक्ष रख सके। तो ये कैसा हुआ? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
एक तो आप क्लेम करते हो, दूसरा मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा, मुझे ही प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। देश चलेगा कानून से, संविधान से। तो ये तो सरासरी गलत था। और अब आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं और जल्दी इसके ऊपर फैसला आएगा, और फैसला देश हित में होगा, संविधान के अनुरूप होगा, और उसके ऊपर किसी को भी विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे सुझाव मांगे गए हैं। तो किसी तरह का कोई गलत नहीं होगा। तो ये असीमित जो इन्होंने पावर दे रखी थी संसाधनों पे, अब आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोलता है कि देश के संसाधनों पे, ठीक वो है, भी ठीक है, मैं अजय वर्मा जी के पास चल रहा हूँ। अजय वर्मा जी, फिर वही समाधान की रोहित बात जी 5 सेकंड सुनिए मेरी। हाँ, ठीक है, बोलिए, चलिए। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज पे बोलते तो एक अलग बात थी, वो बोलते हैं देश के संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज तो भाई आपका मकान, मेरा मकान, आपकी गाड़ी, मेरे बैंक के पैसे, कुछ भी हो सकता है देश का। तो मतलब कितनी बड़ी बात बोली थी कि पर्टिकुलरली मुसलमानों का होगा। तो ये इनकी मानसिकता है, ये मानसिकता इनकी पकड़ी गई। तो ये इस तरह का कार्य है। जी रोहित जी। ठीक है, मैं अजय जी के पास चल रहा हूँ। अजय जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि विजय जी कह रहे हैं कि जेपीसी से हल निकलेगा, लेकिन जेपीसी से हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो बैठकें हुई हैं उसमें सिर्फ विरोध ही देखने को मिला है। जो प्रेजेंटेशन एएसआई के अधिकारी करते हैं उसका विरोध जो वक्फ की तरफ से आते हैं वो कर रहे हैं, ओवैसी विरोध कर रहे हैं, संजय सिंह विरोध करते हैं, उसका इमरान मसूद विरोध करते हैं। तो फिर अगर इसी तरीके से विरोध चलता रहेगा, दोनों पक्ष एक दूसरे, फिर हल तो निकलेगा नहीं फिर इसमें जेपीसी में। मुझे तो नहीं दिख रहा है जेपीसी में हल निकलता हुआ इसका। अजय जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपने शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को एक बार। ये कह रहा हूँ रोहित जी। हाँ, अब आई आवाज, बोलिए। ये सरकार ने जो जेपीसी भेजी है, कोई दान में जेपीसी नहीं भेजी। जब किसानों ने 3 काले कानून का विरोध किया, 700 से ज्यादा किसानों की हत्या हो गई और सारे देश में हाहाकार हो गया, तो तब जाके सरकार ने काले कानून वापस लिए। ऐसे ही जब विपक्ष ने विरोध किया तो जेपीसी का गठन मजबूरी में इनको करना पड़ा। रही है, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऑब्लिक भाजपा के नेता एक सीडी लेके बैठ रहे थे जो आईटी सेल से मिली थी बांचने के लिए। ये 13,383 एकड़ जमीन जो अडानी को दी है, उस पे इनकी ज्ञान की किताब ने कोई चक्षु नहीं खोले। ना रोहित जी, आपने पूछा कि अजय वर्मा जी और देश के लोग पूछ रहे हैं कि आर्मी की जमीन अपने मित्र को कैसे डी नोटिफिकेशन करा के दे दी। और रहा सवाल वक्फ की संपत्ति का, कभी भी देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा, झूठ बोलते। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब होते हैं, लेकिन ये झूठ की किताब मुसलमानों का। तो ये मैं शायद बायोलॉजिकल हूँ। तो भाई ऊपर से नीचे तक ये सीखते आ रहे हैं। और रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टी का और वक्फ की चीजों का, तो फिर आपको मैं ज्ञान बताना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। ये तो वक्फ तो बहाना है, फायदा मित्रों को पहुंचाना है। उस जमीन पे कब्जा कर किसी भी बहाने से, कलेक्टर के थ्रू या और संविधान के थ्रू। लोकतंत्र में संविधान वो ठीक है, मतलब कि वक्फ जो कह दे कि ये हमारा तो वो हमारा, वो ठीक है। एक सेकंड रोहित जी, पिछड़ों का, दलितों का अधिकार ये मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी रहे हैं। दलितों के सम्मान में वो देश में आवाज उठाते रहते हैं। और अभी अभी पीछे वो जो रिजर्वेशन का मामला आया था, उन्होंने आवाज उठाई थी। अब कहोगे कि दलितों का और मुस्लिमों का वक्फ से मतलब क्या है? वक्फ का हिंदुस्तान के उस हर नागरिक से मतलब है कि दान की प्रॉपर्टी को तो कोई लेता भी नहीं है, भगवान भी उसे मारता है। तो ये भाजपा के नेता, जिले इलाई, देश के तमाशा राजा और ऊपर से ले तक इनकी सारी टीम अपने मित्रों को वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर देना चाहती है। ये इनका एजेंडा है, ये इनकी नीति और ये नियत है। और ये देश की जनता 5 किलो, देखे लोगों से नौकरी का वादा करा था तो 5 किलो अनाज पे 85 करोड़ लोगों को आश्रित कर दिया। और जनसंख्या कराएंगे तो 95 करोड़ हो जाएंगे। और एक जो चूना लगाया था भारत के लोगों को 2014 में कि 15 करोड़ को 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा। तो आपको पता है, अमीर तो गरीब हुआ नहीं, लेकिन भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ गई। अभी अखबार में रिपोर्ट आ रही थी। और सुन लीजिए, और तो और यहाँ से 4,300 अरबपति भारत छोड़ के, देश के राजा की तानाशाही से देश छोड़ के चले गए।
ये इनकी उपलब्धियां हैं, क्योंकि केवल ये क्या उपलब्धि है क्या नहीं उस पर तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वक्फ पे डिबेट कर रहा हूं आज, ओनली वक्फ पर, मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा हूं। विजय जी आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए क्या कह रहे हैं। जी बोलेंगे देखिए, आप मुझे बताइए, मुझे तो बड़ी हास्यास्पद इनकी बात लगती है कि आज हिंदू भी इन्होंने अल्पसंख्यक बता दिया। कमाल की बात है। अरे क्या बोल रहे हो महाशय जी, कौन से में सोच समझ के तो बोलिए। हिंदू कहाँ से अल्पसंख्यक हो गया। दूसरा मैं आपको भेज देता हूँ, जयपुर में 2006 में मनमोहन सिंह ने बोला था कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है, विशेषकर पर्टिकुलरली मुस्लिम। तो महाराज जी चेक करके आइए, फैक्ट्स के बाद बात कीजिए, फैक्चुअली आप रॉन्ग बोल रहे हो। वीडियो पायरेटेड वीडियो जो अमित मालवीय आपका सीडी अरे आप कहाँ की जलेबी बना रहे हो, आप कभी यूपी पहुंच जाते हो, अडानी पहुंच जाते हो, आप वक्फ बोर्ड पे बात कीजिए ना, आप वक्फ बोर्ड पे बात करते नहीं हो। आप कहाँ की कभी हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देते हो। आप मुझे बताइए हिंदू अल्पसंख्यक कब से हो गया, आप बताइए ना कौन सी किताब में भैया, कहाँ से है। और आपको मनमोहन सिंह जी का भेजूं क्या, जिसमें उन्होंने मुस्लिम बोला है। तो आप अब एक बताओ, आप फैक्चुअली रॉन्ग हो तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। इसमें आपको करेक्ट करने की जरूरत है, पढ़ के आइए, समझ के आइए। उन्होंने ये कर दिया, 2 करोड़ लोगों ने वो कर दिया। जब उसकी बहस होगी, डिबेट होगी, तो आप वहां से भाग जाओगे, फिर वक्फ बोर्ड पे आ जाओगे। अब हम कहते रहे हैं कि जेपीसी आई है, आप रखिए अपना पक्ष। झूठ बोलो, ये देश के राजा के परिवर्तन की बात करते हैं और उनका ये वो करते हैं। मेरा मकसद आप वक्फ बोर्ड पे बोलिए, वक्फ बोर्ड पे बोलिए ना, मुद्दे पे रहिए, कहाँ भाग रहे हो आप। आपको बनने नहीं देंगे हम, आपको बनने नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड पे बात कीजिए, वक्फ बोर्ड पे बताइए 2013 में जो आपने पाप किया है, माफी मांगिए देश से। 1995 में जो आपने पाप किया है, ऐसी पावर दी है। 2014 में जो आपने नोटिफिकेशन 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले दिया था, उसमें माफी मांगिए देश से। क्या बातें करते हो आप अडानी की, अंबानी की, राम मंदिर की। वक्फ बोर्ड की बात बताइए, वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड पे बात कीजिए, बताइए कितने कब्जे कर रखा है, बता दीजिए। वक्फ बोर्ड पे बोलिए भाई साहब। भारत की जो बोलिए, वो संसार के वर्कल का 2.43 है, 2.43। आप मुझे इस आंकड़ों में बताइए सर, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अजय जी सुनिए, अजय जी बहुत सारी चीजें, एमपी के हाई कोर्ट ने भी बड़ी सख्त टिप्पणी की है पिछले दिनों, जब नादिर शाह के मकबरे को वक्फ की संपत्ति बताते हुए पहुंच गए थे कोर्ट, तब एमपी हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी कि ताजमहल और लाल किला भी आपके नाम कर दें क्या, उसको भी वक्फ की संपत्ति कर दें क्या। तो जो बात विजय जी कह रहे हैं, वो रिलेट हो रही है पूरी तरीके से। कोई देखिए, आप कितना बड़ा देश है, 145 करोड़ का देश है, तो अपवाद तो हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम फैला रहे हैं। सुनिए, मैं एक शेर सुन लीजिए कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो इन्हें तो बुरा इसलिए लगेगा कि हमारे नेता राहुल गांधी, अजय वर्मा जी, मैं तो कह रहा हूँ जेपीसी में पक्ष लीजिए, वक्फ बोर्ड पर बात कीजिए। और इन्हें बुरा लगता है, मैं तो आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड पर बोलिए ना। वक्फ बोर्ड के ये कानून कहाँ से ठीक है, ये बताइए आप मुझे बस। ये कुतर्क करते हैं, इनके पास तर्क वितर्क नहीं है। अरे अजय जी, आप वक्फ से अलग छिटक जा रहे हैं, हम वक्फ की बात कर रहे हैं, आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं। नहीं तो पूछते से कि कितने परसेंटेज जो है 32,83,243 वर्ग किलोमीटर रकबा है हिंदुस्तान का, क्या ये मुझे बताएंगे कि वक्फ की कितनी जमीन और कितना कब्जा कर रखा है। एक तो जवाब तो दें, झूठ बोलने से क्या फायदा है, शोर मचाएंगे कि वक्फ की जमीन कब्जा ली, इतनी प्रॉपर्टी की। मुद्दों की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने आपको आंकड़ा बताया ना, आपके राज्य में 4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी बढ़ गई वक्फ बोर्ड की। उसका जवाब दीजिए। 123 प्रॉपर्टी, 123 या 124 प्रॉपर्टी जो है लुधियाना जोन की, वो आपके मनमोहन सिंह जी ने ट्रांसफर कर दी नोटिफिकेशन जारी करने से कुछ घंटे पहले। उस पे जवाब दीजिए ना, मैं बैठा हूँ आपके सामने तथ्य लेके, उस पे जवाब दीजिए। मैंने आपको कोट किया ना 2006 में, जयपुर के अंदर मनमोहन सिंह जी बोलते हैं पर्टिकुलरली मुस्लिम, अल्पसंख्यकों पर्टिकुलरली मुस्लिम,
आपका मैनिफेस्टो कहता है कांग्रेस का कि हम जाति के आधार पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज लगाएंगे। आप उनको भी प्रभावित करना चाहते हो, बताइए। सरकार के लोगों ने देखिए पेज नंबर 24 देखिए अपने मैनिफेस्टो का कांग्रेस का। आप कहते हो जहाँ कॉलेजियम भर्ती, जहाँ कॉलेजियम लगाता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, आप वहाँ भी नियंत्रित करना चाहते हो, उनको ऊपर कमेटी बैठाना चाहते हो, आप शर्मा जाओगे, बैठाना चाहते हो। उसमें ज्यादातर चलिए ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया साथ में जोड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जोड़ने के लिए।